नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम श्रीवास्तव। क्रैक इट लेट्स बिगिन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देखिए, फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, आप लोगों को पता है, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने इंडिविजुअली चार्ज के बारे में पढ़ा। जैसे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज होता था, माइनस क्यू चार्ज होता था, इनकी हमने प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना, सारे के सारे बिहेवियर को समझा। अभी ये दोनों ही चार्जेस को हम इंडिविजुअली स्टडी कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? इंडिविजुअली। लेकिन अब हम इन चार्जेस के साथ कुछ करने वाले हैं। वो क्या होगा? वो है हम इन चार्जेस की मैरिज करवा रहे हैं। हम इन चार्जेस की क्या करवा रहे हैं? मैरिज करवा रहे हैं। और मैरिज के बाद ये जो है वो कपल बन जाएगा। यानी कि जो अभी प्लस क्यू चार्ज था और माइनस क्यू चार्ज था, हमने इन दोनों की मैरिज करवाई, इंट्रैक्शन करवाया, तो ये दोनों चार्जेस क्या बन जाएंगे? एक कपल बन जाएंगे, यानी एक सिस्टम बन जाएगा इनका। होगा कि नहीं? एक सिस्टम या एक तरीका, कपल या सिस्टम, ये बन जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलिए तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखो जरा क्या लिखा हुआ कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ, मैंने कहा ना, सिस्टम ऑफ कपल। कपल में क्या होता है? दोनों चीजें होती हैं। यानी कपल में क्या होता है? एक जैसे मेल है एंड फीमेल है, तो इन दोनों से ही तो मिलकर कपल बनता है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने वैसे भी चार्ज को भी इसी तरीके से पढ़ाया था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो कपल ऑफ अपोजिट चार्जेस, यानी दो अपोजिट चार्जेस होते हैं, उनका कपल होता है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल डी। यानी दोनों ही एक दूसरे से, जैसे सपोज दैट ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे से एक माइन्यूट सी डिस्टेंस स्मॉल डी से सेपरेट रहते हैं। अब आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक चीज और बता दें कि न्यूमेरिकल वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि न्यूमेरिकल लगाने में हमें दिक्कत ना हो, हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को 2a मानेंगे। यहाँ पर 2a कह दो, या आप 2d मानना चाहें, 2l मानना चाहें, तो हमने ओवरऑल d मान लिया और उसको 2a कह दिया। तो यानी कि इन दोनों को जो लाइन मिलाई जाएगी, जो कपल यानी अब सिस्टम बना हुआ है आफ्टर मैरिज, तो इन दोनों के बीच में कोई मिडिल पॉइंट होगा, कोई मिडिल पॉइंट होगा। तो वो मिडिल पॉइंट O होगा, हम उसको O मानेंगे, और उस मिडिल पॉइंट को सेंटर ऑफ डाइपोल बोला जाता है। इस मिडिल पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ डाइपोल। तो मैंने अभी हाल बताया कि ये एक सिस्टम ऑफ कपल ऑफ अपोजिट चार्जेस है, और वो चार्जेस एक दूसरे से क्या होते हैं? कुछ माइन्यूट सी डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ देखिए, बाय डिफॉल्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की जो डायरेक्शन होती है इन स्पेस इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज Q। द मिड पॉइंट Q एंड माइनस Q इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द डाइपोल। यही बात मैंने आपको बताई। और जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन क्या होती है? माइनस Q चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। और इस डाइपोल को P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने अभी हाल बताया कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या हम मान लेंगे? उसको हम मान लेंगे 2a। और इनके बीच का जो मिडिल पॉइंट होगा वो मिडिल पॉइंट O होगा, और उस मिडिल पॉइंट को ही हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ डाइपोल। तो बात समझ में। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस Q से प्लस Q। हो सकता है आपको ये याद करने में, कंफ्यूजन करने में दिक्कत हो जाए, याद करने में ये आपको दिक्कत करे, तो इसलिए मैं इसको वही पुराने कॉन्सेप्ट से, जो अपनी ट्रिक है उसी आधार पर, उस कॉन्सेप्ट पर समझाता हूँ। तो देखो सर, हमने यहाँ पर क्या बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, उसकी डायरेक्शन होती है। और हाँ, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ होती है? इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के एलोंग, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के एलोंग। क्योंकि भाई अब इनकी शादी हो गई, और जब शादी हो गई है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक लाइन ही तो होगी, और कोई दूरियां तो होंगी नहीं। यानी जो इन दोनों को जोड़े रखेगी हमेशा, एक धागा, कहा नहीं जाता है बंधन, एक धागा, वो धागा इन दोनों को जोड़े रखेगा, एक बहुत क्लोज लाइन होगी। तो उसी लाइन के एलोंग P वेक्टर की डायरेक्शन होती है। जैसा कि आप इस डायरेक्शन में देख पा रहे हो, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है? एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आए, तो देखो दोनों डिफ्यूज हुए। डिफ्यूज होने के बाद इनकी जो डायरेक्शन है वो एरो से रिप्रेजेंट हो रही है। वही जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वही डायरेक्शन है। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी? माइनस Q से प्लस Q। और देखो, शादी के पहले जो लफड़ा था क्या था कि जो लाइन्स थी वो हमेशा कहाँ से थी? सपोज दैट ये बॉय है और ये गर्ल है। बस फर्क इतना हो गया कि शादी के बाद ये गर्ल जो होगी वो लड़के के पीछे पीछे चलेगी। लेकिन जो लाइंस हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइंस थी, वो पहले भी इससे, यानी कि बॉय से गर्ल की तरफ थी,
पहले भी वही लाइन मारता था और यहाँ पर अब भी वही। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हद तक समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, जो हमारी रियल लाइफ है, जो रियल लाइफ है उसको रियल लाइफ में भी उतारें तो क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो देख पा रहे होंगे, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स की डायरेक्शन क्या है, प्लस क्यू चार्ज से कहाँ की तरफ जा रही है, माइनस क्यू चार्ज की तरफ। आई होप ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको और अच्छे तरीके से डायग्राम में देख लेते हैं तो और अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, आफ्टर मैरिज वाली सिचुएशन है और जो डायपोल की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डायपोल की, वो भी आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। देखिए जरा, इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू। ये सपोज दैट माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू से किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। आई होप ये चीज अब क्लियर हो रही होगी आफ्टर मैरिज सिचुएशन। तो देखो माइनस क्यू से कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। फिर आगे देख लेते हैं, एक और डायग्राम से भी क्लियर हो जाता है। देखो कहाँ से कहाँ की तरफ है डायरेक्शन, ये माइनस है, सपोज दैट ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। तो देखो डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, जो पी है वो कहाँ की तरफ है, माइनस से प्लस चार्ज की तरफ। तो देखो अब आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। और हाँ, जो पी की डायरेक्शन है इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा या जो लाइन, जो कोजनेस है उसी के अलोंग तो है, यानी जो पी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के ही अलोंग होगी। और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ। और जो पी की डायरेक्शन वो माइनस क्यू से प्लस क्यू। देख लेते हैं, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, शादी होगी दोनों ही चार्जेस की, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। देखो एक पॉजिटिव का क्यू है और एक माइनस के क्यू है और दोनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। ये भी बात आपको याद रखनी है कि अगर ये +5 है तो ये भी -5, यानी बराबरी वालों में रिश्ते होते हैं ना, कभी भी अमीर गरीब में तो फिर खाइयां पैदा हो जाती हैं। तो वही चीज क्या हुई, एक अगर प्लस क्यू है तो एक माइनस क्यू। द चार्जेस आर सेपरेटेड बाय 2a। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P is directed along the line joining the charges from -q to +q। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होगा, जो मूवमेंट हो रहा है, देखो यहाँ पर भी तो मूवमेंट हो रहा है, तो इसको इन दोनों ही डायपोल को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इन दोनों को डायपोल, और इन दोनों का जब मूवमेंट होगा तो उसको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और मूवमेंट की ही वजह से तो लाइन आती है, यानी डायरेक्शन आती है, तो वो डायरेक्शन क्या है, पी वेक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो जरा, अब हम यहाँ पर केवल और केवल ये हमारी जो रियल लाइफ है वहीं पर ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं होती। मैंने कहा था पूरी की पूरी फिजिक्स हमारी लाइफ से कनेक्टेड है, ये केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, नेचर में भी अप्लाई होती है। तो देखो जरा, ये केमिस्ट्री का पार्ट आ रहा है। केमिस्ट्री में भी क्या होता है, सोडियम पर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज। तो इन दोनों का भी जब इंट्रैक्शन होता है, दोनों डिफ्यूज होते हैं, दोनों के बीच मैरिज होती है, तो भी इलेक्ट्रिक डायपोल जनरेट होता है। और इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी, -q से +q की तरफ। लेकिन ये भी एक डायपोल है, जितने अमाउंट की इलेक्ट्रॉन की इस पर कमी होती है, आपको पता होगा इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तभी तो ये फिनोमेना आता है, इस पे एक माइनस इस पे एक प्लस, तो ये फिनोमेना बन जाता है। तो आप देखेंगे कि NaCl लिखा हुआ है कि डायपोल मूवमेंट्स ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स, ये चीज भी याद रखनी। जैसे NaCl का डायपोल मूवमेंट क्या होता है, 9.0, और डायपोल मूवमेंट को केमिस्ट्री में D से या डायोप्टर में मापा जाता है। फिर क्या हो गया, CH3Cl, ये भी H2O, आपको पता है, जैसे H और O, 2H और एक O, आपको पता होगा कि H पे प्लस होता है और O पे 2 माइनस होता है। तो इस तरीके से H2O, NH3, आप सभी लोग जानते हैं कि NH3 की भी यही सिचुएशन होती है। CO2, आपको भी पता है कि CO2 का कुछ इस तरीके से सिंबल होता है। तो ये भी डायपोल मूवमेंट, यानी जो ये C है और वो वाला O है, तो इन दोनों के बीच में एक डायपोल मूवमेंट बन रहा है और इन दोनों के बीच में भी एक डायपोल बन रहा है, तो दो डायपोल यहाँ पर बन जाते हैं। ऐसे ही सिमिलरली CCl4, तो आप ये केमिस्ट्री के पार्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, NaCl हो गया, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिकम, HBr हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं, HCl है, HBr है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सभी के सभी डायपोल बनाते हैं। एक पॉजिटिव पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है और एक नेगेटिव पोलैरिटी को। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी अब क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो जरा, ये HCl है, H प्लस और Cl माइनस, H2 है, CO2 है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो सोडियम और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन, इस तरीके से ये पूरा का पूरा डायपोल बनता है। और किसके कितने डायपोल मूवमेंट होते हैं ये भी लर्न कर लेना। बस एक चीज़ याद रखना है कि CO2 का डायपोल मूवमेंट कितना होता है, 0 होता है। ये कभी कभी एग्जाम में कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। आई होप ये चीज़ अब क्लियर
हो गई होगी। तो चलिए अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा और देखते हैं अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है और उन्हीं में जो पी की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो देखो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, इसको हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। इन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, देखो जरा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस, मॉड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज। मॉड क्यों लिया? क्योंकि हमें यहाँ पर पोलैरिटी से मतलब नहीं है, प्लस है कि माइनस है, हमें इस चीज से मतलब नहीं है, क्योंकि हम न्यूमेरिकली यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्या हो गया, मॉड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस एंड द सेपरेशन दैट इज डी और 2a बिटवीन देम, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मूवमेंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रखना है। और वो क्या होता है, किन्हीं भी चार्जेस का कोई भी एक चार्ज ले लो, क्योंकि मैंने बताया था दोनों ही चार्जेस सेम होते हैं, बस उनके साइन अलग अलग होते हैं। एक प्लस क्यू होता है तो एक माइनस क्यू, देखो बराबरी वालों में ही रिश्ते होते हैं और वैसे तो चीजें अलग ही हो जाती। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि एक क्या है हमारा, एक है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू, तो उनका मॉड, कोई भी एक चार्ज ले लो मॉड, यानी हमें उसकी पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है, उनके बीच की डिस्टेंस। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही चीज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहलाती है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी से। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। अब डायग्राम में देख पा रहे होंगे पी की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। आप देख पा रहे होंगे पी की डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू से पॉजिटिव। जब इनके बीच में इंट्रैक्शन हो जाता है, मैरिज हो जाती है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और उनके बीच की सेपरेशन कितना होगा, 2a। आप इसको डी भी मान सकते हैं, देखा था आपने, हमने इसको डी भी मान लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, पी यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, मॉड ऑफ पी, मॉड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेट। देख पा रहे होंगे हम डी को क्या कह सकते हैं, 2a भी कह सकते हैं, ये चीज भी क्लियर हो रही होगी। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, देखो जरा। तो वेयर डी और 2a इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। आपने वेक्टर में पढ़ा होगा 11th क्लास में कि जब भी दो लाइंस को मिला दिया जाता है जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस और पति पत्नी के बीच में बहुत क्लोज डिस्टेंस होती है, तो वही चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही है कि एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, यानी वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा सब मिनिमम डिस्टेंस कह सकते हैं उसको। तो मिनिमम डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो जो 2a है या d है, इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल देते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी पॉइंटिंग फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन यानी पी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको पता है इसकी अगर हम यूनिट निकालें तो आप जान पा रहे होंगे कि यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होने वाली है, कूलॉम इनटू मीटर। बहुत अच्छे से याद कर लेना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, माइनस क्यू से प्लस क्यू। आफ्टर मैरिज गर्ल इज ऑलवेज बिहाइंड द बॉय। चलिए आप देख पा रहे होंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसकी भी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम दिस एंड एवरीथिंग इज गॉट क्लियर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी क्लियर हो गया। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो मैंने पहले ही बताया कि जब दोनों ही चार्जेस, एक माइनस क्यू है और एक क्या है, एक प्लस क्यू है, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, छोटी सी डिस्टेंस है। मैंने क्या माना था, अभी हाल हमने माना था कि इनके बीच की जो माइन्यूट सी सेपरेटेड डिस्टेंस है वो है 2a, इसको डी माना था। तो ये दोनों जब मिल गए, अब सोचो जरा, मैरिज होगी तो मैरिज के बाद करंट तो जनरेट होगा ना। जब करंट जनरेट होगा तो इनकी खुद की एक कंबाइंड फील्ड होगी। अभी हाल आपने पिछले डायग्राम में देखा था कि जो लाइंस थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो जा ही रही थी, लेकिन अब दो लोग मिल चुके हैं तो दोनों की एक कंबाइंड फील्ड होगी। बात समझ पा रहे हैं मेरी कि नहीं? तो दोनों की जो कंबाइंड फील्ड होगी वो किस तरीके से होगी, हम उसको यहाँ पर देख रहे हैं। वो किस तरीके से होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पेयर ऑफ चार्जेस, क्योंकि ये पेयर बन गए या कह दो कपल बन गए आफ्टर मैरिज, एट एनी पॉइंट इन स्पेस। देखो दोनों लोगों की मैरिज होगी, अब तो वो अपनी पूरी की पूरी जो एनर्जी है या पूरी की पूरी जो फील्ड है वो कहीं भी दिखा सकते हैं ना, यानी इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लिया कि ये चार्ज है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, तो ये इनकी जो फील्ड होगी वो कहीं भी हो सकती है। तो हमने मान लिया कि इनकी जो फील्ड होगी वो इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग किसी भी पॉइंट पे हो सकती है। मान लिया ये पॉइंट ए था, ये ए पे गर्ल थी, बी पे बॉय था, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, हमने मान लिया सी, तो सी पॉइंट पर भी फील्ड हो सकती है, यानी इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। ये तो था 2a, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही डाइपोल, यानी एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन से किसी अदर डायरेक्शन में, तो मान लिया अदर डायरेक्शन क्या है, इनके परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो। तो
इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होगा तो उनकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो सिस्टम बना, इस सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमें निकालनी है, क्योंकि दो चार्जेस का इंटरेक्शन हो रहा है तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, तो इसलिए कूलॉम्स लॉ आएंगे। और जब दो चार्जेस का इंटरेक्शन होता है तो वहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी एप्लीकेबल होता है। ऑल वी नो दैट, हम पहले ही ये चीज डिस्कशन कर लिया था। तो आप देख पा रहे हो कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे और दोनों की शादी होने के बाद, यानी दोनों ही डाइपोल का जब सिस्टम बन गया उसके बाद हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पेयर ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड क्यू at any point in space can be find out from Coulomb's law and superposition principle। फिर क्या है, देखो जरा, there are following two cases on which electric field can be find out। यानी यहाँ पर हमें दो केस पढ़ने होंगे। वो दो केस क्या होंगे, एक तो दोनों ही चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है, तो इन दोनों चार्जेस को जब हमने मिला दिया तो ये तो सिस्टम है, ये तो पूरा सिस्टम है डाइपोल का, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग कहीं भी किसी के भी साइड हो सकता है। भाई ये तो अब सिस्टम बन गया ना, ये तो एक सिस्टम बन गया। अब दोनों अपनी फील्ड समाज में जनरेट करेंगे और कहेंगे कि देखो अब हम लोग कितने अच्छे कपल है, जैसे अनिल अंबानी अनीता अंबानी, तो दोनों का सिस्टम है ना, तो दोनों ही अपनी फील्ड जनरेट कर, एक तो अपनी लाइन के अलोंग, मतलब कि एक उनके लेवल के जितने लोग हैं उनके अलोंग भी अपनी फील्ड को दर्शा रहे हैं, और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में भी, यानी कुछ अदर डायरेक्शन में भी दर्शा रहे हैं अपनी फील्ड को। तो इसीलिए यहाँ पर भी वही चीज होगी जो हमारी लाइफ में एप्लीकेबल होती है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से दो केस होंगे। जो मैंने पहली बात कही कि व्हेन द पॉइंट इज ऑन द डाइपोल एक्सिस, यानी जब पॉइंट होगा, जैसे ये डाइपोल था, ये जो है वो हमारा क्या है, डाइपोल है, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू। सपोज दैट ये माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ही तो इनकी एक्सिस कहलाती है। ये जो लाइन होगी वही तो इनकी एक्सिस कहलाएगी। तो इसी एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस सी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे तो वो एक्सियल पॉइंट या लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट या डाइपोल एक्सिस पॉइंट कहलाएगा। तो आपसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो सिचुएशन हम पढ़ेंगे, टू केसेस पढ़ेंगे। एक तो लाइन के अलोंग यानी एक्सिस के अलोंग, कोई भी पॉइंट हो सकता है उनकी लाइन पर, और एक उनके एक्सिस पर परपेंडिकुलर। यही दोनों केस आपके बोर्ड एग्जाम में है जो आपके सिलेबस में इंडिकेट किए गए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो हम डाइपोल को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ज्ञात करेंगे, वो होगी एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल। देखो कंफ्यूज मत होना, लॉन्गिट्यूडनल यानी लेंथ के अलोंग। देखो लॉन्ग कब होता है, कोई भी चीज लॉन्ग कब होती है, जब लेंथ के अलोंग। तो ये एक माइनस क्यू था, दूसरा क्या है, दूसरा है प्लस क्यू, ये दोनों का सिस्टम है। ये क्या है, दोनों ही चार्जेस का सिस्टम है, तो उनको मिलाने वाली जो एक्सेस होगी उसको आगे बढ़ाया तो वो लॉन्ग, देखो लेंथ पे बढ़ाया तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल। जब लेंथ पे बढ़ाया तो लॉन्गिट्यूडनल, और जब परपेंडिकुलर बढ़ाया, सोचो जरा, जब परपेंडिकुलर बढ़ाया तो उसको ट्रांसवर्स बोलेंगे। आपको पता है कि परपेंडिकुलर में सिचुएशन कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर कुछ ऐसे ही तो होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर। आप देखो कोई पॉइंट होगा जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, सपोज दैट ये पॉइंट सी है, यहाँ पर सी था, ये डी मान लो, कुछ भी मान लो, तो इस पॉइंट पर जब निकालें तो देखो ये परपेंडिकुलर ही तो है इस डाइपोल के। ये जो पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सपोज ये दूसरा केस मैं बता रहा हूँ, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट में ऐसे नहीं लिखते हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को अगर इसको उल्टा कर दो तो ये टी जैसा नहीं है, तो परपेंडिकुलर या एक्सिस के परपेंडिकुलर को हम ट्रांसवर्सल सिचुएशन भी कह सकते हैं। तो आप एक ट्रिक से देख सकते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होगा, टी को अगर उल्टा कर दो तो परपेंडिकुलर का साइन बन जाता है। तो परपेंडिकुलर सिचुएशन में जब किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी हो, निकालनी हो, तो वो ट्रांसवर्सल सिचुएशन या नॉन एक्सियल सिचुएशन भी कहलाता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। तो देखो यही चीज लिखी है, व्हेन द पॉइंट इज ऑन द डाइपोल एक्सिस या एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा व्हेन द पॉइंट इज इन इक्वेटोरियल प्लेन या ट्रांसवर्सल पोजीशन या नॉन एक्सियल पोजीशन, ये भी कह सकते हैं। तो इक्वेटोरियल से भी पता चल रहा है, इक्वेटोरियल तो हम लोग अगर डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, एक्सिस के अलोंग। तो परपेंडिकुलर आ जाए, इक्वेटोरियल आ जाए, नॉन एक्सियल आ जाए, ट्रांसवर्सल आ जाए, ये तमाम के तरीके से आपके एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर याद रखना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो सिस्टम बन गया उसके कारण जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो दो केसेस होंगे। एक तो डाइपोल है, जैसे ये डाइपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव, तो इनको मिलाने वाली लाइन है वो एक्सेस है, तो इस एक्सेस पर ही कोई पॉइंट हो। या दूसरी सिचुएशन क्या होती है, ये डाइपोल है तो इनके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट हो, वो ट्रांसवर्सल या इक्वेटोरियल या नॉन एक्सियल सिचुएशन कहलाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ढंग से दिमाग में आ जाए, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ कि एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल
इक्वेटोरियल ट्रांसवर्सल में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। और ये ट्रांसवर्सल या लॉन्गिट्यूडनल केवल इस फिजिक्स में ही एप्लीकेबल नहीं है, आप मैथमेटिक्स में या आप जितनी भी और सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे, अगर कहीं पर भी लॉन्गिट्यूडनल आ रहा है तो इसको समझ जाना कि एक्सिस के अलोंग है, यानी वो लाइन उनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग है जहां पर सिचुएशन की बात हो रही है। और ट्रांसवर्सल की बात आ, जैसे वेव की बात हो रही है, ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो वेव चलती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब मोशन हो रहा हो, पार्टिकल्स का वाइब्रेट हो रहा है पार्टिकल्स, तो वो ट्रांसवर्सल या इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट काफी हद तक भी क्लियर हुआ होगा। करते हैं विदाउट एनी टेंशन। देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, इसी को इक्वेटोरियल प्लेन या ट्रांसवर्सल को क्या लिखा हुआ है, ऑन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। ऐसा काम करते हैं, इसको हम एक और डायग्राम से देख लेते हैं। देखो जरा क्या लिखा हुआ, ट्रांसवर्स में देखो टी बना हुआ है, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर। जैसे सपोज दैट इनको डाइपोल मान लो, हम जैसे इनकी बात कर रहे हैं, जैसे हमने मान लिया कि ये दोनों ही डाइपोल हैं, ये जो है खंबे में ये दोनों डाइपोल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो देखो ट्रांसवर्सल क्या है, उनके परपेंडिकुलर। और लॉन्गिट्यूडनल क्या है, देखो उनकी लेंथ के अलोंग, देखो यही तो लेंथ है, तो देखो लॉन्गिट्यूडनल यही तो है, उनकी लेंथ के अलोंग। तो इस डायग्राम को बस अगर दिमाग में रखेंगे तो भी आपके दिमाग में ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल या इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर ये वर्ड्स कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। अगर आप इन वर्ड्स से कंफ्यूजन हो गए तो आप पूरा का पूरा न्यूमेरिकल या हमारा जो डेरिवेशन होता है वो गड़बड़ कर बैठेंगे। तो इस डायग्राम से आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ट्रांसवर्सल अगर हम इनको डाइपोल मान लें तो ट्रांसवर्सल मतलब बिल्कुल टी की तरह, या परपेंडिकुलर ट्रांसवर्सल यानी इस टी को अगर उल्टा करो तो ऐसा बन जाएगा। ट्रांसवर्सल मतलब परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल, इसको इक्वेटोरियल भी कह सकते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के अलोंग, लेंथ के अलोंग। आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक काम ना करें, सारी चीजों को एक एक करके स्टडी कर लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस या एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल सिचुएशन में। तो चलिए इसको डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डाइपोल है, डाइपोल कहाँ है, आप कंफ्यूजन में ना आ जाए इसलिए चलिए देख लेते हैं। ये देखो आपको एक डायग्राम में दिख रहा है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, दोनों ही के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपने क्लियरली देख लिया होगा। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों ही के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, p वेक्टर की माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। अब देखो ये जो डॉटेड फॉर्म में आपको नजर आ रही है, ये जो है वो एक्सिस ऑफ द डाइपोल है। ये क्या है, एक्सिस है इस डाइपोल की। ये डाइपोल जो है वो तो ये है, पूरा सिस्टम ये है, सिस्टम तो यही है ना, ये डाइपोल है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या आपको नजर आ रही होगी डायग्राम। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। जितना बड़ा आपको यहाँ पर बोर्ड पे दिख रहा है उतना बड़ा रियलिटी में होता नहीं है। वैसे भी मैंने बता दिया HCl है, H2O है, CO2 है, तो ये तो आपको अपनी इन नंगी आंखों से तो वैसे भी नहीं दिखाई देंगे। तो इनको हमको क्या करना होगा, टेलीस्कोप वगैरह से हम देख पाते हैं, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी सहायता से देख पाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आपको इतना नजर आ रहा है, इतना रियलिटी में है नहीं। ये 2a है, ये देखो ये मिडिल पॉइंट है। तो मिडिल पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, इसको अलग पेन से लिख लेते हैं। ये देखिए ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो होगी a। और सिमिलरली उस साइड भी कितनी होगी, उस साइड भी होगी a, यानी मिडिल पॉइंट यानी ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस o से। तो हमने इसको मान लिया ये o है, समझ में। अब देखो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि डाइपोल के मिडिल पॉइंट से एक्सिस पर कोई पॉइंट है p, ये पॉइंट p है और ये डाइपोल मोमेंट स्मॉल p है, कंफ्यूजन मत होना, ये स्मॉल p है वो डाइपोल मोमेंट और इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, आप देख पा रहे हो है कि नहीं। तो हमने मान लिया कि एक्सिस पर कोई एक पॉइंट P है जो कि मिडिल पॉइंट से डाइपोल की जो ओरिजिन है या डाइपोल का सेंटर है, ये क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल के सेंटर से हमने मान लिया कि एक्सिस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। यहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, निकालना है, कितनी होगी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर अकेली तो लगेगी नहीं, प्लस क्यू चार्ज के कारण भी लगेगी, माइनस क्यू चार्ज के भी कारण लगेगी। हम दोनों ही चार्जेस के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर हम वेक्टर रूल अप्लाई कर देंगे। क्यों वेक्टर रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और जब वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वेक्टर एडिशन रूल एप्लीकेबल होगा, आप सभी लोग जानते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि लेट द पॉइंट P बी एट डिस्टेंस स्मॉल r। हमने पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी मान ली है, स्मॉल r। इसको रफ कर दें, क्लियरली समझ में आ रहा होगा। हमने डिस्टेंस कितनी मान ली है, स्मॉल r। और कहां से, देखो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल on the side of the charge plus q where we have to find out the electric field। यानी इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड
फाइंड आउट करनी है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी पूरी की पूरी। और डिस्टेंस है स्मॉल आर, और यहाँ तक की डिस्टेंस हम पहले ही मान चुके थे सेंटर से, ये हमारा क्या है, सेंटर या मिडिल पॉइंट। क्लियर हुई बात। चलो आगे बढ़े इस डायग्राम से। अब देखो, आप डायग्राम में ये दो चीजें देख पा रहे हो, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू। यानी अगर पी पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण देखें, तो आपको पता है कि प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, दूर की तरफ। तो ई प्लस क्यू की डायरेक्शन क्या होगी, दूर की तरफ। और माइनस क्यू के चार्ज के कारण, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भाई, इसको अलग तरीके से समझ लो। जैसे सपोज दैट ये प्लस क्यू है और ये पॉइंट पी है, हमने इतना माना, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भाई, खुद बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई प्लस क्यू, दूर की तरफ। ऐसे ही तो लिखा है, बताओ जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगी, चलो इसको भी अलग डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो जरा, हमने क्या माना, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और पी पॉइंट यहाँ पर कहीं है। देखो जरा, पी पॉइंट यहीं पर कहीं तो है। तो अब देखो, पी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आप देख पा रहे होंगे, ये क्या होगी, ई माइनस क्यू। तो इतने से पार्ट को हमने यहाँ पर क्लियरली समझा। बस अब पी पॉइंट तक की यहाँ से भी डिस्टेंस देखनी है और यहाँ से भी। तो देखो जरा, आप डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे होंगे। चलो अब हम डिस्टेंसेस लिख लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाए। जरा बताओ, प्लस क्यू चार्ज ये है, प्लस क्यू चार्ज से पी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यानी इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी। देखो, मिडिल पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस है ए, है कि नहीं, और ये पूरी है आर। तो आप खुद बताओ डायग्राम में देख के, क्या ये डिस्टेंस आर माइनस ए नहीं होगी। यानी प्लस क्यू और माइनस प्लस क्यू और पी तक की जो डिस्टेंस होगी वो आर माइनस ए नहीं हो जाएगी। ये पूरी आर है, इसमें से ए निकाल दो, तभी तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आएगी। खुद देखो, पूरी तो आर है, पूरी कितनी है, आर है, और ये डिस्टेंस ए है। तो आर में से ए सब्सट्रैक्ट कर दो तो आर माइनस ए नहीं आ जाएगी, बताओ। तो आपको पता चल गया प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस कितनी, आर माइनस ए। सिमिलरली देखो, ये भी ए थी, देखो जरा डायग्राम में, ये भी तो ए थी। अब आपको समझ में आया कि हमने 2a डिस्टेंस क्यों ली थी पूरी डायपोल की, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो देखो, ये P से यानी सेंटर से, इसको अलग पेन से लिख लेते हैं, ये सेंटर है O, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, A, क्योंकि पूरी 2a है तो A। अब सोचो, O से P तक की डिस्टेंस है R, तो माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, यानी माइनस क्यू से P जो पॉइंट है, P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R, और यहाँ पर क्या प्लस A और जोड़ दो, तो यही तो डिस्टेंस होगी कहाँ तक, P पॉइंट तक की। तो समझ में आया कि प्लस क्यू से डिस्टेंस होगी R माइनस ए, और माइनस क्यू से डिस्टेंस क्या होगी, R प्लस ए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो इसको रफ कर देते हैं, आगे हर चीज लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P निकालने का प्रयास करेंगे कि P पॉइंट पर माइनस क्यू के कारण डिस्टेंस कितनी होगी। तो माइनस क्यू और P के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आपने देख लिया R प्लस ए। चलिए, तो न्यूमेरिकल में भी हम डिस्टेंस यही रखेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू के कारण Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R प्लस ए का होल स्क्वायर, और P कैप, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में है तो हमने P कैप का मल्टीप्लाई किया। अब देखो, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है, आपने पहले ही देखा था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या होता है चार्ज अपॉन डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस पर तो आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस माइनस क्यू और P के बीच की R नहीं है, ये क्या है, R प्लस ए है। क्लियर हुई बात। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, R प्लस ए। और क्योंकि जो P की डायरेक्शन है, जो P की डायरेक्शन, हमने देखो P कैप क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई चीज वेक्टर में की जाती है तो उसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर लेना पड़ता है। और यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में क्या है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में R नहीं है, R तो केवल डिस्टेंस है। जो वेक्टर के फॉर्म में जो डायरेक्शन बता रहा है वो क्या है, P। तो इसलिए P का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, P कैप। तो इसलिए आप यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में देख पा रहे होंगे, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर P कैप। और P कैप हमने माइनस में लिया है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस नजर आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और ये डिस्टेंस R प्लस ए क्यों हुई समझ में आई। चलिए देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना जरूरी है। डिस्टेंस तो हमें पता चल गई और ये P कैप भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ देते हैं। देखो, इसको हमने मान लिया पहले इक्वेशन, ठीक है ना। चलो अब देख लेते हैं, क्या ये चीज हमने देख ली। वेयर P कैप क्या है, मैंने पहले ही बता दिया कि P कैप क्या है, इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डाइपोल एक्सिस।
तो डाइपोल एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर है। और क्योंकि यहाँ पर हम क्या माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस क्यू के कारण है वो उसकी तरफ है, इसलिए हमने यहाँ पर पी को देखो ई माइनस क्यू इधर है और पी इधर है। आप डायग्राम में खुद देखो पी की डायरेक्शन इधर है डायपोल मूवमेंट की, तो इसलिए हमें नेगेटिव नहीं लेना पड़ेगा। तो यही चीज तो मैंने बताई है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया है। यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल यानी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने माइनस क्यू चार्ज के कारण एक इक्वेशन तो निकाल ली। चलिए आगे बढ़ देते हैं। देखो सर, 4 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस या एक्सियल लॉन्गिट्यूडनल हम निकाल रहे थे, तो हम माइनस क्यू को तो निकाल चुके थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट पी, देखो हम यही तो काम कर रहे हैं। हमने पहले क्या निकाला, पहले ई माइनस क्यू निकाला। अब हम यानी माइनस क्यू चार्ज को निपटा चुके हैं। अब हम किसको निपटाएंगे बताओ जरा, सोचो। अब हम निपटाएंगे प्लस क्यू को। तो आप देख पा रहे हैं प्लस क्यू तक की डिस्टेंस कितनी, यहाँ पी तक की, क्योंकि हमें पी तक की डिस्टेंस निकालनी। सोचो जरा पी तक की डिस्टेंस कितनी है, वेरी गुड, आर माइनस ए। आपको ये चीज पता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी वो तो पी है ना, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी इस पी पॉइंट पर भी, वो भी आप देख पा रहे होंगे, वो तो यही है ना पी। तो पी कैप और जो ई प्लस क्यू है वो एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फॉर्मूला होगा उसमें पॉजिटिव साइन आएगा। तो ई का फॉर्मूला वही चीज है, नहीं 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस ए, तो यहाँ पर डिस्टेंस आर माइनस ए रखेंगे। लेकिन वेक्टर नोटिफिकेशन में क्या होगा, अगर इस पर वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पी कैप। लेकिन कैसा पी कैप, पॉजिटिव में पी कैप, क्योंकि पी कैप इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा धीमे धीमे। चलिए धीमे ही धीमे आगे बढ़ते हैं। चलो आगे कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखो जरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ गई, ई प्लस क्यू, क्यू अपॉन यानी 1/4πε0 और आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होता है तो आर माइनस, और पी कैप। तो अब हम क्या करें, इसको सेकंड इक्वेशन मान लें। तो चलिए इसको हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन, और वेयर पी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डाइपोल एक्सिस, और उसकी डायरेक्शन क्या है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। चलो अब देखो, हमने क्या कहा था कि ये पूरा का पूरा रफ कर दें। चलो देख लेते हैं। चलो अब हम टोटल फील्ड निकालते हैं एट पॉइंट पी। आपको पता है कि जो टोटल फील्ड है वो देखो ई प्लस क्यू तो हमें पता चल गया, और ई माइनस क्यू फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से पता चला। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ही तो हम पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगी। चलो देख लेते हैं आगे। जो वो होगी वो क्या होगी, दोनों का ही एडिशन, क्योंकि एक इस साइड है और एक इस साइड है, और एक प्लस में है और एक माइनस में। तो हमने क्या किया, ई प्लस क्यू, देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ये ई प्लस क्यू जो कि सेकेंड इक्वेशन थी, और क्या है ई माइनस क्यू जो कि फर्स्ट इक्वेशन थी। दोनों को हमने क्या किया, वेक्टर एडिशन किया। यहाँ पर वेक्टर एडिशन ही तो, और वेक्टर एडिशन किया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो हमने देखा उसमें भी q/4πε0 था, इस वाले में भी q/4πε0। तो q/4πε0 को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, और अंदर क्या बचा, देखो उस वाले में माइनस था तो माइनस वाले को हमने बाद में लिख दिया, और प्लस वाले को पहले, यानी 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो इसको अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, चलिए इसको यहाँ पर रख के देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या है आपको पता है, q/4πε0 और क्या आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और क्या पी कैप, और उसकी क्या थी प्लस। याद होगा आपको कि उसकी इक्वेशन क्या थी, माइनस q/4πε0, और यहाँ पर क्या था आपको पता होगा, r प्लस a का होल स्क्वायर। ये e माइनस क्यू की बात हो रही है इस वाले की। तो देखो क्या हो जाएगा ये, और यहाँ पर p कैप, क्योंकि p कैप माइनस था। अब सोचो जरा, हम q/4πε0 यहाँ से भी और यहाँ से भी बाहर निकाल लेंगे। तो जब बाहर निकाल लिया तो क्या हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। और अंदर क्या बचा, माइनस वाला इधर लिख दिया बाद में, तो ये माइनस, और r प्लस ए का होल स्क्वायर, पी कैप को भी बाहर ले लिया क्योंकि पी कैप यहाँ भी था और पी कैप यहाँ भी था। आई होप ये चीज भी क्लियर हो गई है। चलो अब इसको अच्छी तरीके से लिखा रहने देते हैं। तो इतना हो गया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो जरा, E इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया, ई प्लस क्यू, ई माइनस क्यू, q/4πε0। इतना ही हमने देखा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर लेंगे, कितने लोग हैं, देखो सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं पहले। तो देखो अब हम इसको सॉल्विंग दिस, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। किस तरीके से सॉल्व होगा देख लेते हैं। q/4πε0 यानी E इज इक्वल टू तो वैसा ही लिखा रहेगा, और q/4πε0 को भी वैसा ही लिखा रहेगा। तो इस डब्बे के अंदर पूरा गेम करेंगे, अब कांड करेंगे। चलो देखो पी कैप क्या हो गया, हम ऐसा करें इनका एलसीएम ले लें, क्या हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर।
हो गया एलसीएम। अब देखो एलसीएम जब इसके नीचे r माइनस ए का होल स्क्वायर है, इसके नीचे r प्लस ए का होल स्क्वायर तो है नहीं, तो यहाँ पहले क्या आ जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर अंदर और क्या जाएगा आप खुद देखो, इसके नीचे r प्लस ए है लेकिन इसके ऊपर तो हमें क्या लेना पड़ेगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, क्या हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से करूंगा चीजों को, चलो देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर क्या है पी कैप है, अंदर क्या हो जाएगा ये जो है r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा कह दूं r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो r माइनस ए r प्लस ए तो a माइनस बी और ए प्लस बी अगर इनटू में हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, और उनका पूरे का होल स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है। बताओ समझ में आ गई कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो आगे देख लेते हैं। अब देखो क्योंकि ये एलसीएम था तो देखो इसको, इस वाली इक्वेशन को r प्लस ए को खोलते हैं, क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra और माइनस माइनस अंदर जाएगा तो देखो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ra। क्लियर हुई। चलो यहाँ पर कुछ हो रहा है, बताओ जरा कुछ हो रहा है। देखो 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 देखो, ये r स्क्वायर ये गए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये गए, तो अंदर क्या बचा मेरे भाई, क्या बचा बताओ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, अंदर क्या बचा, यहाँ पहले लिख लेते हैं 1/4πε0, अंदर क्या बचा 2ra और 2ra, यानी कितने आ रहे 4ra। चलो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाहर क्या बचा भैया, बाहर बचा पी कैप। तो इतनी बात समझ में आई कि ये चीज हमने कैसे सॉल्व की। चलो सॉल्विंग करने के बाद हमने ई की वैल्यू देखी q/4πε 4ar। अब हमने इसको अच्छी तरीके से लिख लिया, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। तो इतनी चीजों को आप नोट कर लीजिएगा और देखिए किस तरीके से ये इक्वेशन निकल के आई। तो समझ में आई कि ये इतनी इक्वेशन को हमने जब सॉल्व किया तो किस तरीके से ये कहानी यहाँ पर बनी, ये कहानी ऐसी ऐसे कैसे होगी। तो इन स्टेप्स को भी आपको दिमाग में रखना है। और अब आगे आने वाली जितने भी डेरिवेशंस होंगे हम इतना नहीं करेंगे, हम थोड़ा डायरेक्टली कर देंगे, बस इसी तरीके से सॉल्यूशन होगा। किसी में एलसीएम ले रहे होंगे ऊपर कट हो जाएगा इस तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं फिर आगे क्या लिखोगा, फॉर r इज ग्रेटर देन ए। अब आप पर जब r बहुत ज्यादा बड़ा होगा a से, तो आप एक चीज सोचो, क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा हम उसको नियर अबाउट r स्क्वायर मान लेंगे। क्यों, ए तो नेग्लेजिबल होगा इन कंपैरिजन। देखो जरा हमने क्या किया, एक हमारे पास माइनस क्यू चार्ज था और एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज था। इन्हीं दोनों से जो सिस्टम बना वही तो क्या था, डाइपोल। वही क्या था, डाइपोल। ये प्लस क्यू चार्ज था। अब सोचो अगर ये डिस्टेंस केवल 1 सेंटीमीटर है, हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 1 सेंटीमीटर, और इनको मिलाने वाली लाइन जो थी जहां पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी वो मान लिया हमने कि 10 मीटर थी। मान लिया हमने कितनी थी 10 मीटर, यहाँ मिडिल पॉइंट से इसकी डिस्टेंस 10 मीटर। अब आप सोचो 10 मीटर में से यानी 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें r स्क्वायर करना है। देखो तो r स्क्वायर करना है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा कितनी। 1 सेंटीमीटर को क्या हम 0.01 मीटर नहीं कह सकते, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 0.01 मीटर कह सकते हैं। अब सोचो इसका जब स्क्वायर करोगे, आप खुद सोचो, ये तो है मान लिया r स्क्वायर, ये क्या है, ये तो है r स्क्वायर। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि a स्क्वायर करो, तो देखो a पहली चीज कितनी है, a है 0.01 और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0.00001 आएगा। अब सोचो अगर मैं आपसे कहूँ r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करो, यानी r जब बड़ा है a से तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, इतना घटाओगे जब 100 में से जब इतना सब्सट्रैक्ट करोगे 0.00001 तो क्या आएगा, नियर अबाउट 100 ही तो आएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो यही केस यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि डाइपोल तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उस डाइपोल के कारण जो फील्ड निकालनी है वो बहुत दूरी पर भी हम निकाल सकते हैं। कि अगर कोई चार्ज जैसे कूलर की बॉडी पर करंट आ रहा है तो हम अगर दूर रखते हैं हाथ, देखो करंट जो चार्ज है वो बहुत छोटा सा है, सोचो उसके कारण जो हमारे हाथ में करंट लगा, जो झटका लगा वो कुछ दूरी पर ही तो लगा, तो वो दूरी ज्यादा है और डाइपोल की जो डिस्टेंस है या उनके बीच में जो सेपरेशन है वो बहुत माइन्यूट है। इसलिए हम यहाँ पर ये केस मानते हैं कि r इज मच ग्रेटर देन a। जब मच ग्रेटर देन a होगा तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे क्या हम केवल r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो क्या ये इक्वेशन कुछ यूं नहीं बन जाएगी, e वेक्टर फॉर्म में है, इज इक्वल टू q/4πε0 क्या 4a और यहाँ पर क्या r और नीचे क्या, नीचे सोचो क्या,
नीचे r की पावर 4, क्योंकि r स्क्वायर रखेंगे इसकी जगह पे और उसका स्क्वायर ऑलरेडी है तो r की पावर 4। और क्या है, p कैप। अब सोचो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो एक r से इसका एक r चला जाएगा तो क्या बचेगा भाई, सोचो ना क्या बचेगा, E इज इक्वल टू बचेगा क्या, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचा 4a, 4a ये a है, 4a अपॉन आर क्यू और p कैप। समझ में आई इतनी बात। चलो इसको आगे देख लेते हैं, इसी तरीके से हम लिख लेते हैं। तो आई होप इसको हम रफ कर देते हैं, आप कॉपी में नोट कर लेना, फिर हम देखते हैं क्या हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे E इज इक्वल टू क्या हो गया 4QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू पी कैप। जब R कैसा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तब की ये सिचुएशन। अब हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो देखो कैसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में निकल के आई। ये जो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो किस पोजीशन में है, एक्सियल, या कह दो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में। समझ में आई बात की नहीं। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, जरा देखो ऊपर 2 को कॉमन ले रहे हैं और अंदर लिखे दे रहे हैं Q इंटू 2A। सोचो जरा, 2 बाहर निकाल लिया क्योंकि 4 था तो 2 और अंदर Q इंटू 2A और नीचे क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और पी कैप तो है ही। अब आप एक चीज देखो, क्या यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, सिंस हम लोग जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या Q इंटू 2A नहीं होता है। सोचो डाइपोल मोमेंट, तो Q इंटू 2A की जगह पे क्या हम P लिख सकते हैं। जो P है वो डाइपोल मोमेंट है स्मॉल p, और ये P कैप उसका यूनिट वेक्टर है। तो इस वाली इक्वेशन को क्या अब हम अच्छे तरीके से E एक्सियल या E नेट इज इक्वल टू ऐसा नहीं लिख सकते, 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और इसके साथ साथ क्या, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो यहाँ पर क्या आएगा P कैप और आ जाएगा, और ये वेक्टर फॉर्म है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं बॉक्स में 1। तो यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ डाइपोल, और किस सिचुएशन में, इन एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल सिचुएशन। तो आपको समझ में आया, हमने केवल प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, माइनस क्यू की चार्ज के कारण, और प्लस क्यू तक की डिस्टेंस देख ली कि जो पी पॉइंट है वहां तक की डिस्टेंस कितनी थी। तो आपने देख लिया था वहां पर डिस्टेंस प्लस क्यू की कितनी थी, आर माइनस ए, और माइनस क्यू की डिस्टेंस कितनी थी, आर प्लस ए। और यहाँ पर हमने पी को, पी कैप को यूनिट वेक्टर माना, तो इसलिए हमने उसका माइनस और प्लस कंसीडर किया जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, और यही हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेशन था। अगर आप आपसे पी के टर्म्स में पूछे तो आप पी के टर्म्स में भी देख सकते हैं। तो एक्सियल सिचुएशन में आपने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो निकल के आ गई। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए हम अपने लेक्चर को आज यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम एक्सियल के बाद ट्रांसवर्सल या इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए हम अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।